एलिमेंट्स में बहुत सारा चीज़ है जो कि पीरियोडिक टेबल का और केमिकल बॉन्डिंग का, ये सब भी हम लोगों को इसमें जानना पड़ेगा। तो पीरियोडिक टेबल वाला जो टर्म्स है वो हम आपको पहले बता दें, जैसे एटॉमिक साइज़ या फिर रेडियस कह सकते हैं। तो किसी भी ग्रुप में एटॉमिक साइज़ के बारे में अगर बात करें तो ग्रुप में ये इंक्रीज़ करता है, इंक्रीजेस, और पीरियड में डिक्रीज़ करता है, डिक्रीजेस। ग्रुप में इंक्रीज़ करने का कारण कहते हैं कि जैसे जैसे नीचे हम लोग जाते हैं ग्रुप में, वैसे वैसे ऑर्बिट्स का नंबर बढ़ते जाता है जो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है। तो इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट साइज़ को बढ़ाता है। और जैसे जैसे लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर तो बढ़ता है, लेकिन साथ में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ता है। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है उसमें इंक्रीज़ होगा और आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ग्रेजुअली लेफ़्ट से राइट जाने पे बढ़ेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वो ज़्यादा ज़ोर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा न्यूक्लियस, और इस वजह से इधर जाने पे रेडियस छोटा हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर ग्रुप में नीचे जाने पे बढ़ेगा और पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाने पे घटेगा। दूसरा चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा चीज़ जो हम लोगों को ध्यान में रखना है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो IE है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर रेडियस के जस्ट अपोजिट होता है। तो रेडियस अभी देख रहे थे कि इधर इंक्रीज़ करेगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग कहेंगे कि ग्रुप में डिक्रीज़ करेगा और इधर जाने पे पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाने पे इंक्रीज़ करेगा। ये चीज़ क्लियर है। तीसरा चीज़ जो हम लोगों को ध्यान में रखना है वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये सब आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ होगा और अभी थोड़ा सा इसीलिए हम आपको बस बेसिक बात बता रहे हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेफ़्ट से राइट जाने पे बढ़ता है किसी भी पीरियड में, इधर इंक्रीजेस, और इधर जाने पे डिक्रीज़ करेगा, इधर जाने पे घटेगा और इधर जाने पे बढ़ेगा। और पूरे पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये 3 एलिमेंट है जो हाईएस्ट ये वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करता है। पॉलिंग स्केल पे देखें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4.0 है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 है और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.0 है। और ये 3 एलिमेंट जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इस तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी आ जाता है। ये तीनों एलिमेंट में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी आ जाता है और इसकी वजह से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों को मिलता है, उसको सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा। चौथा जो पॉइंट है जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EgH। इसको अगर हम लोग इधर से देखें तो इधर से डिक्रीज़ करता है और इधर जाने पे इंक्रीज़ करता है। अब इसमें एक्सेप्शन आपको दिखेगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में अगर हम लोग चेक करें तो नीचे जाने पे घटना चाहिए, तो फ्लोरीन से कम क्लोरीन, क्लोरीन से कम ब्रोमीन, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन में गड़बड़ है। फ्लोरीन का घटना चाहिए था, फ्लोरीन से क्लोरीन को कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू क्लोरीन का हो जाता है। तो उसका कारण बताया गया कि फ्लोरीन में क्या है कि 2 ही ऑर्बिट होता है, लेकिन क्लोरीन में क्या है कि 3 ऑर्बिट होता है और 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स बड़े से ऑर्बिट में है तो स्पेस ज़्यादा है, इसलिए एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इसमें ईजी है और इसी वजह से क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा है और फ्लोरीन का कम है। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है और यही सिचुएशन आपको ग्रुप 16 में फिर से दिखेगा। ग्रुप 16 में आप चेक करेंगे
तो ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फ़र का है, और ग्रुप 15 में आप चेक करेंगे तो नाइट्रोजन से ज़्यादा फॉस्फोरस का है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे ट्रेंड ठीक है डिक्रीज़ करने वाला, बस फर्स्ट जो मेंबर है वो सेकेंड मेंबर के साथ थोड़ा सा रिलेशन उसका उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में सावधान रहना है। और वैसे ग्रुप 13 का तो बहुत सारा ऑर्डर है जो उलट पुलट होता है, एटॉमिक रेडियस का भी, मेल्टिंग पॉइंट का भी, और भी बहुत सारा। तो ग्रुप 13 सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन से भरा हुआ मतलब कि ग्रुप है हम लोगों के पास, और उन सबों को कैसे आप याद रखें वो सब अलग से बनेगा वीडियो, उसमें आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल का ये सेक्शन पे फोकस कर रहे थे, तो ये 4 चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इससे बहुत सारा हेल्प मिलेगा आगे सवाल बनाने में। और अब जो हम लोग फोकस करें वो होगा केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट, खास करके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसका इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारा स्ट्रक्चर को बनाने में जो है सो मदद करेगा। तो ये VSEPR थ्योरी के बारे में हम लोग पहले एक फार्मूला लिख लें। फार्मूला है H = ½ V + M - C + A। अब यहाँ पे V क्या है, तो V है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट। जो सेंट्रल एलिमेंट होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और सेंट्रल एलिमेंट कौन होगा, तो जनरली फार्मूला में जो एटम एक बार दिखाई दे वो होगा। अगर किसी फार्मूला में 2 एटम ऐसा हो जो एक एक बार दिख रहा हो, तब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगा वही सेंट्रल एटम होगा। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। M हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। और मोनोवैलेंट एटम कौन होगा, तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। C होगा चार्ज ऑन कटायन, जो पॉजिटिव आयन होगा उसका चार्ज, और A होगा चार्ज ऑन अनायन, अगर निगेटिव आयन होगा उसका चार्ज। ये सब फिट करके इस फॉर्मूला से हम लोग H का वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब H का वैल्यू आप निकाल लेंगे उसके बाद इससे क्या क्या पता चलेगा वो हम लोग एक टेबल में अभी कलेक्ट करेंगे। H का वैल्यू, इससे हम लोगों को पता चलेगा हाइब्रिडाइजेशन, और इससे हम लोगों को पता चलेगा इसका स्ट्रक्चर, जो मॉलिक्यूल या आयन होगा उसका स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। जैसे H का वैल्यू 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6 और 7। तो हाइब्रिडाइजेशन 2 में कहेंगे sp, और स्ट्रक्चर जो है वो हो जाता है लीनियर। अगर हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हम लोग ये H का वैल्यू 3 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2, और इसका स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसमें क्या है कि कभी कभी लोन पेयर भी रहेगा, और लोन पेयर रहेगा तब फिर नाम इसका ट्राइगोनल प्लेनर ना होकर के कुछ और हो जाएगा। वो सारा एग्जाम्पल भी हम लोगों को मिलेगा। 4 अगर रहेगा तो sp3, और तब जो स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अगर 5 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। अगर 6 हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे sp3d2, एंड स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। अगर 7 हो जाए तो sp3d3, और स्ट्रक्चर हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिड। तो ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल होगा, और इसको हम लोग जो है सो डिटेल में एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। ई ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे पता करें। तो स्ट्रक्चर के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है H = ½ V + M - C + A, जहाँ V है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, M है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स,
C है चार्ज ऑफ कटायन और A है चार्ज ऑफ अनायन। एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं CH4, तो यहाँ CH4 में H का वैल्यू अगर निकालना चाहें हम लोग तो लिखेंगे हाफ। सेंट्रल एटम जो है वो है कार्बन, और कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4। मोनोवेलेंट एटम है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का नंबर है 4। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये -C और +A के बदले हम लोगों का क्या हो जाएगा, 0 और 0। ये सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 4, और 4 से पता चलता है कि हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो हम लोग कहते हैं कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप टेट्राहेड्रल जगह पे ऐसे सेट कीजिएगा तो 4 जो है सो हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच्ड हो जाएगा। इसका जो एंगल होता है वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट, और ये मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है ये हो गया टेट्राहेड्रल। तो पी ब्लॉक में ये एक एग्जांपल हम लोगों के पास हुआ टेट्राहेड्रल। अब हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर सोचें, दूसरा मॉलिक्यूल के बारे में बात करें। दूसरा मॉलिक्यूल जैसे हम लोगों के पास है BCl3, तो BCl3 लें या फिर आप BF3 या AlCl3, सबके लिए H का वैल्यू जो है सो एक ही तरीके से निकलेगा। सेंट्रल एटम जैसे देखें अगर, तो बोरॉन है, यहाँ भी बोरॉन है और यहाँ एल्युमिनियम है, तो सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 3। और मोनोवेलेंट एटम इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। किसी के बारे में सोचें तो 3 ही आएगा। इन सबों में किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये जो C और A है इसका वैल्यू 0 और 0 रहेगा। तो 3 + 3 6, और हाफ से इंटू करेंगे तो 3 आएगा। 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, और sp2 का स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं कि ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। तो BCl3 का ये सिचुएशन, और बॉन्ड एंगल इसमें देखेंगे 120 डिग्री। BF3 का भी ऐसा ही होगा, और AlCl3 भी अगर हम लोग बनाएं तो उसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। बॉन्ड एंगल इसमें भी 120, और इस सब स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये आपको ट्राइगोनल प्लेनर का एग्जाम्पल हो जाएगा। BCl3, BF3, AlCl3, कोई भी एग्जाम्पल लेकर के हम लोग इसको बना सकते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक चार्ज वाला मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे है NH4+। इसमें सबसे पहले H का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हाफ लिखेंगे। सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, तो V के बदले हम लोग लिखेंगे 5। मोनोवेलेंट एटम इसमें है हाइड्रोजन, कितनी बार, 4 बार, तो कलर प्लस कर देंगे 4। और ये पॉजिटिव चार्ज है इसमें 1 बार, तो ये कटायन के आगे माइनस साइन लगा हुआ है, तो -1 कर देंगे। तो 5 + 4 9, -1 करेंगे 8, हाफ से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 4। 4 सजेस्ट करता है कि हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर होता है तो उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होना चाहिए। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को आप ऐसे ड्रॉ करते हैं, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे बनाएंगे हम लोग, और ये ऐसे ब्रैकेट बना करके आप इसके ऊपर जो है सो प्लस चार्ज दिखा सकते हैं। एक्चुअली प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे होता है, लेकिन अगर किसी को डाउट है तो ऐसे ब्रैकेट बना के बाहर में दिखा सकते हैं। तो ये टेट्राहेड्रल हम लोगों का पास जो है सो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये NH4+ का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखें, जो कि ग्रुप 15 का ही है। मॉलिक्यूल है हम लोगों के पास PCl5। सबसे पहले H का वैल्यू इसका कैलकुलेट करें, तो H का वैल्यू हम लोग कहेंगे कि हाफ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, और मोनोवेलेंट एटम क्लोरीन है 5, तो 5 + 5 10, हाफ से इंटू करेंगे तो आएगा 5। तो इससे पता चला कि हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन अगर होता है तो उसका हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिड। तो कैसे बनाएंगे, फॉस्फोरस को बीच में रखिए, और ऐसा जो है सो इसके साथ 5 क्लोरीन एटम्स को अरेंज हम लोग कर देते हैं। अब इसमें ये वाला जो हम लोगों के पास अभी जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्राइगोनल शेप हो गया, और ये क्लोरीन जो ऐसे आपको दिख रहा है एक्चुअली वो बाहर निकला हुआ है प्लेन के, परपेंडिकुलर है इस बोर्ड पे, और नीचे जो है सो वो बोर्ड के पीछे है। तो एक्चुअली इसमें जो है सो ये वाला जो बॉन्ड रहता है इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। ये
कमज़ोर बॉन्ड होता है, वीकर बॉन्ड होता है, और ये जो है सो बॉन्ड कहलाता है इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। तो PCl3 का 3 जो क्लोरीन से जुड़ा हुआ बॉन्ड है फॉस्फोरस से, वो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। और 2 क्लोरीन जो ऊपर और नीचे आपको दिख रहा है वो एक्सियल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, वो वीकर होता है। इसी वजह से, इसी 2 क्लोरीन के कमज़ोर होने की वजह से PCl5 को ज़रा सा भी हीट जब करते हैं तो ये PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई PCl5 डिकम्पोज इनटू PCl3 एंड Cl2 ऑन हीटिंग। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 वीकर एक्सियल बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 इट डिकम्पोजेज इनटू PCl3 एंड Cl2। या इसी को घुमा के पूछा जाता है कि वाई PCl5 इज़ अ गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट, मतलब PCl5 क्लोरीन देने वाला एक अच्छा एजेंट क्यों है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 एक्सियल बॉन्ड्स विच आर वीकर और दैट्स वाई क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड व्हेन PCl5 इज हीटेड। तो स्ट्रक्चर से उसका जो है सो रीजन बेस्ड क्वेश्चन आप बता सकते हैं। अब जो है सो हम लोग एक अगला एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं ग्रुप 16 का, वो है SF6। इसमें H का वैल्यू हम लोग कहेंगे हाफ, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवेलेंट एटम इसमें फ्लोरीन 6 है, तो ये सॉल्व करने पर 6 ही आएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 और इसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल या फिर इसको स्क्वायर बाय पिरामिड हम लोग कहते हैं। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो एक स्क्वायर बनाइए, सल्फ़र को बीच में आप ड्रॉ कर दीजिए और फिर ऐसे 6 जगह पे फ्लोरीन एटम्स को अरेंज कर देंगे। और यहाँ पे सारा बॉन्ड जो है सो 90, ये सारा बॉन्ड एंगल जो है सो 90 डिग्री का होता है, तो सारा बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है। एक्सियल इक्वेटोरियल कोई बॉन्ड कमज़ोर या स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इसी वजह से SF6 जो है सो काफ़ी इनर्ट टाइप का मॉलिक्यूल होता है और इसका इस्तेमाल हम लोग इंसुलेटिंग एजेंट के तौर पर करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका हम लोग एक कारण तो कह देते हैं कि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, फिर कहते हैं कि एक सल्फर एटम है जो कि 6 फ्लोरीन एटम से घिरा हुआ है, तो कहते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस है इसमें, इस वजह से ये काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल हो जाता है। अगला हम लोग के पास जो स्ट्रक्चर है वो अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। जैसे हम लोग के पास है NH3, तो H का वैल्यू निकालें अगर, तो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवेलेंट एटम हाइड्रोजन जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 3, तो 5 + 3 8, सॉल्व करेंगे तो 4 और 4 का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। तो ऐसे तो sp3 का हम लोग कहते हैं कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाना चाहिए, लेकिन अपने पास फॉर्मूला में हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ से तो नहीं बन पाएगा, तो यहाँ हम लोग 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देते हैं और इस स्ट्रक्चर का नाम अब जो है सो हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिड। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अब नहीं बन पाएगा और इसका बॉन्ड एंगल भी थोड़ा सा, टेट्राहेड्रल का जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, उससे थोड़ा कम हो जाएगा, 107 डिग्री होता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर थोड़ा सा इसका बॉन्ड एंगल घट जाता है।